हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तन्मय देव्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जेंगो सीरीज़। इसमें हम एक प्रोजेक्ट करेंगे ब्लॉग वेबसाइट का। सो इट विल बी आवर इंट्रोडक्शन वीडियो। सो हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, व्हाट यू विल लर्न अप फ्रॉम दिस कोर्स। इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तो पहले बात तो जेंगो कंप्लीट सीख जाएंगे, इससे पूरा जीरो टू हीरो हो जाएगा। आप एक पूरा फुल प्रोजेक्ट रहेगा जेंगो का ब्लॉग का, बट उतना मतलब सिंपल नहीं होगा, सिर्फ उतना छोटा कुछ नहीं होगा, बट फुल्ली फीचर्ड एक ब्लॉग प्रोजेक्ट होगा जो आप खुद का वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको खुद के लिए एक पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम यूज़ करेंगे रेजर पे का पेमेंट गेटवे, जिसके मदद से आप वेबसाइट में यूज़र से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पेमेंट मीडियम से, जैसे कि यूपीआई होता है, मास्टर कार्ड होता है, कुछ भी तरीके से पेमेंट ले सकते हैं अपना वेबसाइट में। तो वो हम सीखेंगे। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको रहता है AWS का वेब सर्वर, उसमें हम इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक हो जाएगा। तो ये डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम इस प्लेलिस्ट का अंदर इसको इंक्लूड किया है, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए उसका कैसे डिप्लॉय करना होता है इस मॉडल को। ओके, उसके बाद हम इस सिम प्रोजेक्ट को हेरोकू का जो सर्वर होता है उसमें भी हम डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि हेरोकू में बहुत सारे डेवलपर्स उसको डिप्लॉय करते हैं। बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, आप सुना ही होगा, शायद नहीं सुना होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, हम इस वीडियो में सारी चीज़ें सीख लेंगे। एक्चुअली व्हाट हैपेंस when you visit a website from your phone, you type the URL in the browser and just click go. What happen? Then the browser from your mobile or laptop send a request to the server. सर्वर जब इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, इसका कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर्स होता है जो चेक करता है आप कोई हैकिंग टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे, तो वो उसको वेरीफाई करता है पहले। उसके बाद अगर वेरीफाई हो जाता है, वो उस कोड को सेंड करता है एक बैकएंड का प्रोग्राम के पास। अच्छा, बैकएंड में उतना कन्फ्यूज मत हो जाना, इट इज़ सिंपल ए प्रोग्राम जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एंड रिस्पॉन्स को सेंड करता है। ओके, जैसे कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो ऑलरेडी, तो इसमें देखा होगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग कोई फंक्शन होता है, हम कुछ इनपुट देते हैं, उसमें कुछ आउटपुट मिल जाता है। ऐसा ही होता है बैकएंड, सेम ऐसे तरीके से मान सकते हो उसको। सो बैकएंड को अगर कुछ डेटा चाहिए, डेटाबेस पे सेव है, वो उसको डेटाबेस को पूछेगा डेटा, तो डेटाबेस वो क्वेरी रन करेगा, उसका जो डेटा होगा तो रॉ डाटा सेंड कर देगा बैकएंड के पास, तो बैकएंड उस डेटा को प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो जो डेटा होगा फ्रंट एंड के साथ लिंक करके बैकएंड भेज देगा सर्वर को। अब सर्वर क्या करता है, ये डेटा के साथ कुछ खुद का पैरामीटर्स हेडर्स ऐड करता है, जिसकी वजह से हम जो कैची होता है ना, इमेज एक बार डाउनलोड हो जाए अगर मोबाइल पे, और एगेन एंड एगेन नहीं डाउनलोड होगा। सो उसमें बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत स्मूथ चलता है ऐप। सो ऐसे रिस्पॉन्स सर्वर से चला आएगा हमारे क्लाइंट के पास और हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। अभी बहुत लोगों का दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, कौन सा चीज़ फ्रंट एंड कौन सा चीज़ बैक एंड है। एक्चुअली अगर आप देख लीजिए कि फ्रंट एंड होता है कि वेब पेज को कैसे दिखाना कैसे है, उसका लुक कैसा चाहिए, कैसा फीलिंग चाहिए, ये है फ्रंट एंड जो एक नॉर्मल यूज़र देखता है। व्हाट बैक एंड, एक्चुअली बैक एंड इज़ ऑल बिजनेस लॉजिक जो फ्रंट एंड को भी जेनरेट करता है, एक्चुअली जो सारे बिजनेस लॉजिक सारे सिस्टम को हैंडल करता है। ओके, आप समझ सकते हो कि फ्रंट एंड किसी का लुक है, सामने से दिखता है ना, जो लड़कियों को दिखता है, सुंदर सुंदर लड़कियों को, सो उसका फ्रंट एंड है। और उसका दिमाग जो है, दिमाग कैसे काम करता है, वो है उसका बैक एंड होता है। जैसे कि फ्रंट एंड एक्चुअली सिमिलर टू मेकअप जो होता है ना, इसके तरह सोच सकते हो, सर सोचो। तो ऐसे तरीके से इसका डिफरेंस आप समझ सकते हो कौन सा क्या होता है। बैक एंड नॉर्मली नहीं दिखता है, इस सर्वर में होता है, किसी के पास उतना एक्सेस नहीं रहता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। जो पॉपुलर बैकएंड फ्रेमवर्क है वो कौन कौन है। देखो, जेंगो तो एक है और एक मार्केट में बहुत है, नोड.जेएस, बट इट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज़ जस्ट लाइक a program actually which runs our JavaScript code in server side, and we can build web server with Node.js. It is also so powerful. These two are too much popular. Also there is Laravel in PHP that is also very popular till now. Okay, now
वी अंडरस्टैंड Django एंड Node.js का डिफरेंस क्या होता है। बहुत लोग इसमें टाइम वेस्ट करता है कि Django लेना चाहिए और Node.js कौन सा लेना चाहिए। सो हम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि Django का और Node.js का क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट तो Django है पाइथन में, ठीक है, और मतलब पाइथन में इसका प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है, और Node.js का प्रोग्राम किस में है, C++ का कोड में। एक्चुअली जो Node.js है ना, उसमें C++ का कोड एंड जो V8 इंजन रहता है, ये V8 इंजन सेम अपना ब्राउज़र में भी रहता है, जो वेबसाइट को लोड करने में हेल्प करता है। क्रोम में रहता है V8 इंजन, क्रोम का ही है। सो Django में हमको जो कोड लिखना पड़ता है बैकएंड के लिए, ये तो हो गया कि जो रिटर्न रहता है, मतलब Django लिखा हुआ है पाइथन में, हमको कोड भी पाइथन में ही करना पड़ता है Django में। बट Node.js में हमको जो कोड लिखना होता है बैकएंड का, हम एक तो यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो Django में ना बहुत सारा आउट ऑफ बॉक्स फीचर्स होता है, जिसकी वजह से Django बहुत फेवरेट है। वेबसाइट बहुत जल्दी से बन जाता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, रूटिंग सिस्टम, सारी चीज़ें बहुत मतलब उसमें पूर के भरा हुआ है। सो हमको जो चाहिए सिर्फ थली से निकल लो, इस तरह का Django है। और Node.js में मैं अगर बोलूँ तो सारे कोड को आपको मतलब ब्लैंक फाइल से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। बट देयर वाज हेल्प Node.js दैट इज़ ए लाइब्रेरी रिपोजिटरी, सो वहाँ पर मिलियंस ऑफ लाइब्रेरी है, हेल्प करता है बहुत। बट Django का तो उतना पावरफुल नहीं है, मतलब कोडिंग में टाइम लगता है। जब कोई वेबसाइट बनाना है तो Django ही चूज़ करना बेहतर रहता है। अब Django ORM तो Django का सुपर्ब है, इसका तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो SQL कमांड लिखना पड़ता है ना PHP में, आप देखा होगा बा दूसरी कोई लैंग्वेज में, पाइथन में भी होता है, सो उसमें लिखना पड़ता है। बट यहाँ पर लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम एक सपोज़ क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, उसका नेम है, पेरेंट्स का नेम है, जैसे हम और लेते हैं ना डॉट मार के, डॉट नेम, डॉट ओ एज, ऐसे लेते हैं। तो इस तरह से Django ORM डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। बाद में देखेंगे, उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है इसमें कोई भी। एंड Node.js पे भी रहता है MongoDB के साथ, जो लाइब्रेरी आता है उसका फीचर्स है। Node.js का कुछ फीचर नहीं है। मैंने बताया कि Node.js कोई फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है एक्चुअली। सो लाइब्रेरी हेल्प करता है कि कितना पावरफुल होगा उसका ORM। नेक्स्ट रहता है फीचर्स ऑफ Django। एक्चुअली जो Django का है ना, ये MVC आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो करता है। मतलब आपका जो फ्रंट एंड का कोड है अलग है, जो बैकएंड का कोड है अलग है। अगर किसी ने PHP में कोड किया है तो देखा ही होगा कि बैकएंड का कोड में फ्रंट एंड में ही लिखा जाता है, HTML का अंदर उसका फाइल का एक्सटेंशन .php होता है सिर्फ। बट Django में ऐसा नहीं है। Django में है MVC आर्किटेक्चर पैटर्न, मतलब एक कंट्रोलर होता है जो ब्रेन बोलते हैं उसका, एंड एक होता है मॉडल डेटा, जिसमें हमारा जो बिजनेस लॉजिक होता है, डेटा लॉजिक होता है, सारे चीज़ रहता है इसमें। ओके, और एक हमारा पार्ट रहता है व्यू, जो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है, वो दोनों होता है। सो व्यू क्या करता है, एक बैकएंड कुछ डेटा जनरेट करता है सिर्फ। ओके, एक कंट्रोलर को सेंड करता है और एक कंट्रोल उस डेटा को फिर से व्यू का पास सेंड करता है। तो व्यू उसको लेता है, उसका अंदर रेंडर करता है कहाँ पर कौन सा चीज़ को दिखाना है, उसका बाद ये सेंड कर देता है कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर नेक्स्ट स्टेप जो होता है रिस्पॉन्स को सेंड कर देना यूज़र के तरफ, तो वो कर देता है। नाउ व्हाई वी चूज एक्चुअली Django, एक्चुअली वी फर्स्ट नो MVC आर्किटेक्चर है। उसके बाद जो मैंने बताया पहले स्लाइड में, जो आउट ऑफ बॉक्स फीचर लाइक ऑथेंटिकेशन, फाइल अपलोड एंड मेनी मोर। ओके, और एक पावरफुल चीज़ है Django में ही है कि डिफ़ॉल्ट एडमिन, सपोज आपका जो मॉडल्स जो डेटाबेस का होगा ना, उसको लिए आपको डेटाबेस में उतना झंझट लेने का कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए एक डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल होगा। आप लिखेंगे डेटाबेस का कुछ टेबल बनाएंगे और वो Django के एडमिन पैनल में आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल है, टाइम सेविंग है बहुत। और Django का स्पेशल जो सिक्योरिटी मिडिल होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरा वेबसाइट हैक हो जाएगा, DDoS अटैक हो जाएगा, ये सारे अटैक हो जाएगा, नहीं लेने का टेंशन। इसमें Django में ऑलरेडी सिक्योरिटी मिडिल है जो इस अटैक को प्रिवेंट करते हैं, बहुत सारे अटैक को। मैंने बताया Django का ORM है, तो मैंने बता ही दिया।
SQL का लिखने की ज़रूरत नहीं। और एक पावरफुल चीज़ जेंगो का जो है, सपोज आप SQLite में डेवलपमेंट का टाइम SQLite सर्वर यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन में आप PostgreSQL यूज़ करेंगे। कभी सोचा कि PostgreSQL नहीं, हम नहीं चाहते, MySQL में जाना है। अब क्या करेंगे, कोड बिल्कुल भी कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फाइल में थोड़ा सा 2-3 लाइन का चेंज करना है और सारे चीज़ जेंगो हैंडल कर लेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट जब करेंगे ना बहुत मज़ा आएगा ये स्टेप। उसके बाद जो हमारा वेबसाइट हो जाता है, सपोज़ मैंने सोचा मेरा वेबसाइट तो स्मॉल है, 100 यूज़र्स आता है पर सेकेंड, बट बाद में देखा नहीं 1000 यूज़र्स आते हैं, तो तब मुझको जब स्केल अप करना पड़ेगा ना जेंगो का वेबसाइट, तो बहुत इजी होता है स्केल अप कर देना वेबसाइट। डेवलपमेंट प्रोसेस भी इजी होता है क्योंकि जेंगो आपके लिए खुद का सर्वर एक रन कर देता है। नोड.जेएस में आपको लिखना पड़ेगा सर्वर के लिए भी कोड, इसमें ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए जेंगो एक तो SQLite दे देता है, उसमें आपको कंप्यूटर में कोई भी PostgreSQL MySQL का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पूरा जेंगो और पाइथन मिल के आपको सारा डेवलपमेंट का जो होता है वो कर देता है। जैसे कि आप जस्ट 1-2 कमांड चलाओ, रेडी, एंड उसके बाद स्टार्ट कर दो कोडिंग बैकएंड का। और जेंगो कौन सी कंपनी यूज़ करता है, यूज़ करता था डिस्कस, बहुत पॉपुलर है। आपने देखा होगा बहुत ब्लॉग में छोटा करके एक होता है ना डिस्कस लिखा हुआ होता है, उसमें चैट का जैसा सेक्शन होता है ना, और डिस्कस से होता है। डिस्कस का एक प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जो ब्लॉग में और इस तरह का वेबसाइट में ही रहता है एक्चुअली। जो कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, ये दो अब जानते होगा ना, इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट, ये दोनों ही जेंगो का यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम स्टिल यूज़ जेंगो, बट पिंटरेस्ट क्या है, मैं अभी क्या यूज़ करते हैं नहीं मालूम। मैंने 2000 का पहले का डेटा पाया, तो उसमें है कि जेंगो यूज़ करता है स्टिल। सबसे बड़ा जो स्केल अप हुआ है ये हुआ है इंस्टाग्राम के अंदर, जेंगो का बहुत बड़ा स्केल अप है। जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है, यूट्यूब जब स्टार्ट हुआ था, और यूट्यूब अभी भी थोड़ा करता है जेंगो, स्पॉटिफाई भी जेंगो को यूज़ करता है। बट मत सोचो कि सिर्फ जेंगो है, उसका बहुत सारे मतलब फ्रेमवर्क, बहुत सारा लैंग्वेज यूज़ होता है बैकएंड में एक साथ काम करने के लिए, डिफरेंट सर्विस के लिए। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म ड्रॉपबॉक्स भी यूज़ करते हैं जेंगो को ना। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो अब कर ही सकते। एक्चुअली व्हेन टू यूज Node.js नाउ, दिस इज टू मच problem for beginners. They find that why Django need, why Node.js need, why they waste that time, they fully waste that time in finding this sort of thing. Now every project need different approach. Okay, now look at the point when to use Node.js actually. Okay, now see C++, it is a benchmark of read-write speed in different language. Okay, now see in C++ the read speed is 10.58 Mbps and write is 5.0 Mbps, or in Python it is 0.49 Mbps. Can you imagine, it is 10 times slow. Also write speed 0.35 Mbps, too much slow. So when you need actually too much read write operations, just like OTT platforms होता है ना, Netflix जो होता है, Disney होता है, इसी तरह का जो वेबसाइट स्ट्रीमिंग होता है ना, उसमें ऐसे नहीं जेंगो यूज़ करना नहीं, क्योंकि जेंगो में कोड तो आप पाइथन में लिखेंगे ना, तो उसमें नहीं यूज़ करना है। तो उसमें Node.js बेहतर रहता है यूज़ करना, और नेटफ्लिक्स यूज़ करता है इसको, अब इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। Node.js बेहतर रहता है इसके लिए। ओके, बट स्टिल देयर इज़ मेनी वेज दैट वी कैन डू दैट कोडिंग इन Django, build the backend in Django, because too much जो CDN होता है ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसके मदद से हम बहुत फास्ट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको चाहिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं अलग सा प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा अलग सा वीडियो में। सो Django का लिए क्या सीखना पहले ज़रूरत है, और आप Django सीखना चाहते हैं, देखिए पाइथन में जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है ना, उप्स नहीं, वो क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, जो फंक्शन तक आपको सीखना चाहिए वो लगेगा ही Django में। जो बेसिक चीज़ होता है ना, if else फॉलो while डू फंक्शन, ये सारी चीज़ें चाहिए। डेकोरेटर्स अगर आपको आता है बहुत अच्छा है, नहीं आता कोई टेंशन का नहीं, मैं बता दूंगा वीडियो में जब डेकोरेटर्स आएगा, उसमें बता दूंगा कैसे डेकोरेटर्स काम करता है कैसे। और HTML CSS
आना चाहिए। CSS नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट HTML का जो पोर्शन है ना वो आना ही चाहिए। JS आता है बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा JS यूज़ होगा, उसमें मैं समझा दूंगा कैसे वर्क करता है JS छोटा सा स्क्रिप्ट। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ।